McAfee World. तो बस मैंने पहले क्या किया, tan स्क्वायर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहने दिया। बस हमें ये याद रखना है बार बार कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो पूरा x के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर x के अलावा कुछ भी है वहां पे तो उसको रिमूव कर लो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी tan स्क्वायर x को एडजस्ट करके रिमूव कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो x की पावर होगी वो डिसाइड करेगी कि न्यूमरेटर में x की कहां तक मतलब सीरीज को एक्सपैंड करना है। जैसे डिनोमिनेटर में x क्यूब तक जा रहा है ना, तो यहां पे भी तुम्हें x क्यूब तक ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स क्यूब तक जाना है, क्योंकि इसके आगे वाले टर्म तुम अगर रखोगे भी तो डिनोमिनेटर से केवल एक्स क्यूब रहेगा, और अगर एक्स बच भी रहा है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में वो कैंसिल हो जाता है। इसके लिए मैंने केवल एक्स क्यूब तक ही रखवाया है, क्योंकि आगे वाले टर्म तो अपने आप 0 हो जाएंगे। साइन एक्स में क्या होगा, इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक यहाँ पे आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इसको मैंने हाफ ही लिखा रहने दिया। अब हम आगे जाते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे x के टर्म्स को एक साथ रख लो। x का टर्म क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट अल्फा है, तो x का टर्म आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। देन x स्क्वायर का टर्म देखो, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस हाफ, यहाँ पे आ रहा है प्लस हाफ, तो वो तो वैसे भी 0 ही बन जाएगा। देन एक्स क्यूब का टर्म देखो, एक्स क्यूब का टर्म देखोगे तो यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से आएगा माइनस अल्फा बाई 6। अच्छा, अगर तुम एक्स पावर 4 और के टर्म भी रखते ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे भी और टर्म्स ऑफ हायर पावर आ रहे होंगे, ठीक है ना, हायर पावर वाले भी टर्म आ रहे होंगे। अब उन सब में मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है। अगर मैं एक्स क्यूब को डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे भी एक्स क्यूब को डिवाइड करूंगा, ये तो वैसे भी 0 हो ही चुका है तो डिवाइड करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे भी एक्स क्यूब डिवाइड करूंगा, इन सब में भी एक्स डिवाइड करूंगा, तो सारे के सारे टर्म बच रहे होंगे। मतलब अब हो गया क्या, अगर एक्स क्यूब तुमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे तुम्हें एक्स के टर्म्स दिखाई पड़ ही रहे होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना प्रथमेश? हाँ सर। ठीक है। अब अगर ये लिमिट को हमें फाइनाइटली एग्जिस्ट कराना है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर x हम कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, समथिंग अपॉन अ नंबर टेंडिंग टू 0 तो इन्फिनिटी बन जाता है। समथिंग मतलब 1 प्लस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, वो तो इन्फिनिटी बनने लगेगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, हमारे पास फाइनाइट लिमिट है। तो अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म होना चाहिए ये भी 0 ही बनना चाहिए, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, सिंस लिमिट इज फाइनाइट, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि 1 प्लस अल्फा को 0 कर दो, क्योंकि अगर 1 प्लस अल्फा नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर कैसा होने लगेगा, इनफाइनाइट। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 प्लस अल्फा 0 हो जाए। तो यहां से तुम्हें एक वैल्यू तो मिल गई कि अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। और फिर यहां से बाकी चेक कर लो कि सेम आ रहा है, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होगा। अब ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0, तो लिमिट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये उतनी ही आ रही है या नहीं। अगर मैं अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1/3 और अल्फा का वैल्यू रखता हूँ -1, तो आ जाएगा 1/6। जरा चेक करो 1/3 प्लस 1/6 कितना आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 6। सो इट इज व्हाट, इट इज 1/2। तो अल्फा का वैल्यू एक्चुअल में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तभी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो यहां से हमने अल्फा का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया और यहां से वो क्रॉस चेक भी हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। देखो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं इसके, ये याद रखना, लेकिन ये समझ में आने बहुत जरूरी है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस में तो नहीं आते लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सर डन। ओके।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या है कि tan x लिखा हुआ है, पहले तुम्हें tan x को एडजस्ट करना पड़ेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ऊपर वाले सारे एक्सप्रेशन को x स्क्वायर तक ही रखना। हाँ सर। ठीक है ना। पांच मिनट दे रहा हूँ, करो जल्दी से। हाँ प्रथमेश, सॉल्व हुआ? तो सर नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा इधर तक पहुंचा, उसके बाद नहीं आ रहा। कहाँ तक पहुंचो तुमने? पहले तो ये tan x को मैनेज किया होगा। हाँ सर, tan x को वो किया, tan x अपॉन x उसके का बाद वो। किया होगा। हाँ। तो ये कुछ तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा कि इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा इंटू ई पावर x माइनस बीटा कॉस x एंड गामा प्लस गामा टाइम्स ई पावर माइनस x, और नीचे आ गया होगा x स्क्वायर। आया या नहीं? हाँ सर। इक्वल टू 2, क्योंकि हमने यहाँ पे ही कहीं ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x करके इसको मैनेज कर लिया। तो डिनोमिनेटर हमें ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर तक के टर्म्स को ही मैनेज करना है, उसके आगे वाले तो वैसे भी 0 हो ही जाएंगे, मतलब एक्स क्यूब एक्स पावर 4 वाले तो ई पावर एक्स का सीरीज यूज करोगे तो ये आएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 वाले भी तुम डाल के देखना चाहो तो डाल सकते हो, सॉरी दूसरा वाला माइनस था ना। बीटा कॉस एक्स का क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद 4 फैक्टोरियल वाला टर्म आता है, वो भी 0 होने वाला है आगे जाकर के। एंड गामा टाइम्स ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? होल डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर। जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म आएगा, यहां से आएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। फिर देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो यहां से आएगा अल्फा, यहां से कुछ आने वाला नहीं है, यहां से आएगा माइनस गामा। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां से आएगा अल्फा बाई 2, इधर से आएगा प्लस बीटा बाई 2, और उधर से आएगा प्लस गामा बाई 2। ऐसे तुम एक्स क्यूब और एक्स पावर 4 के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाद में वो 0 ही होने वाले हैं। क्यों 0 होने वाले? जब क्योंकि जब तुम एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और आगे भी सब में एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो वो टर्म्स ऑफ एक्स तो बच ही रहे होंगे। तो टर्म्स ऑफ एक्स में जब तुम एक्सटेंडिंग टू 0 रखोगे तो वो अपने आप 0, ये वाले टर्म्स तो सारे 0 ही बन जाएंगे। अब बात ये है कि अगर हमें ये फाइनाइट लिमिट चाहिए, अगर मुझे ये लिमिट फाइनाइट चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट ही तब करेगी जब अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू 0 हो, एंड यहां से भी एक x और x कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे भी समथिंग अपॉन 0 का केस बन रहा है। तो यहां से हमें क्या बोलना पड़ेगा? अल्फा माइनस गामा ये भी 0 हो, दूसरी बात। तीसरी बात, जब यहां से कैंसिल कर देंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, जो फाइनल आंसर बचेगा हमारे पास, और उसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 2 का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई जिससे हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर अगर मैं देखूं थर्ड इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4। और फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रही थी? अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा इज 4। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो गया? 2। बट वी नो दैट अल्फा इक्वल टू गामा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? अल्फा इक्वल टू गामा। सो अगर मैं अल्फा इक्वल टू गामा करूंगा तो हमें क्या मिल रहा होगा? 2 अल्फा इक्वल टू 2, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू गामा। और यहां से अगर मैं बीटा का वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा प्लस गामा है, तो बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2, बिकॉज इट इज अल्फा प्लस गामा। सो अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर भी मिल जाएगा।
आई बात समझ में? तो सर हाँ सर समझ गया। देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो मुझे पूछो अभी। नहीं सर क्लियर है, बस नोट करना है। ठीक है, नोट कर लो सर। प्रथमेश नोट किया? हाँ सर। ठीक है बेटा, घर के बाहर तो नहीं निकल रहा है ना आजकल? नहीं सर, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया मैं कहीं गया हूँ। निकलना भी नहीं यार, आजकल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ सर। हाँ सेकेंड वेव जो है ना, ये बहुत खतरनाक है इस समय इंडिया में। चल ठीक है, नेक्स्ट अब इनफाइनाइट लिमिट्स। अब हमें ये पढ़ना था, इनफाइनाइट लिमिट्स। तो इनफाइनाइट लिमिट्स हम कैसे करते हैं? देखो, ये 2-3 स्टेप तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन 2-3 स्टेप लिखने से पहले हमें ये वाला कंडीशन समझ में आना चाहिए। अगर x बाई एक्स है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, x माइनस एक्स है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि k अपॉन एक्स पावर n टाइप का कुछ अगर दिख रहा है, मतलब न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट नंबर है और डिनोमिनेटर में ये इंफिनिटी की तरफ अगर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओवरऑल नंबर 0 की तरफ जाएगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को हम यूज करते हैं हर जगह पर, इसी को हम यूज करते हैं हर जगह पर, ठीक है? तो हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन इनफाइनाइट लिमिट के होते हैं वो जनरली रैशनल के फॉर्म में होते हैं। वो मैंने स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ, राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन। जैसा ये है ना रैशनल फंक्शन, समथिंग अपॉन समथिंग टाइप का। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो तुम्हें उसको बनाना पड़ेगा, रैशनलाइज करके या कुछ और करके उसको समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब ऊपर कुछ दिखना चाहिए, नीचे कुछ दिखना चाहिए। दूसरा क्या है कि इनमें जो हाईएस्ट पावर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है उससे डिवाइड करो, जो भी हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को, उससे डिवाइड करो और फिर ये वाला रिजल्ट यूज करो वहां पे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड जैसा लिख रखा है, ये मैंने एक स्टैंडर्ड लिख रखा है कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। मैं बोलूंगा कि अगर n इक्वल टू m होगा तो a नॉट अपॉन b नॉट आएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो देखो दोनों का पावर, मतलब दोनों का डिग्री मैंने सेम ही रखा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। हाईएस्ट पावर अगर देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज बी बाई एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे सपोज आर लिखा हुआ था। ये स्टेप समझ में आया? हाँ ठीक है। नोट पे मैंने ये बताया था यार कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तुम्हें पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रही है तो उस पे एक कंडीशन है कि अगर n इक्वल टू m होगा तो a नॉट अपॉन b नॉट आ जाएगा। नहीं, a नॉट अपॉन b नॉट एक्चुअली आना नहीं चाहिए, an अपॉन bm ऐसा कुछ आना चाहिए था, वो गलत लिख दिया मैंने। a नॉट अपॉन b नॉट नहीं आना चाहिए, मतलब जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना इनके वो आने चाहिए। सो इट इज नॉट a नॉट अपॉन b नॉट। मतलब an by bm। हाँ, an बाई bm आना चाहिए यहाँ पे ऐसा, जब इक्वल वाला केस होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर दोनों का डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, तो तुम क्या करोगे, हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तुमने डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर कुछ ऐसा बन गया और डिनोमिनेटर ऐसा बन गया। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब यहाँ पे जब तुम x का वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो ये कैसा दिख रहा होगा, a प्लस जीरो डिवाइडेड बाय p प्लस जीरो, सो इट विल बी व्हाट, a बाई p। ये ऐसा आ जाएगा, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है उनका ही रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अगर न्यूमरेटर का डिग्री लेसर होता है, न्यूमरेटर का डिग्री लेसर है, तो फिर इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे अगर मैंने लिखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे लिख दिया सपोज मैंने ए एक्स प्लस बी, और यहां पे मैंने लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऐसा लिख दिया। तो मेथड तो वही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ढूंढो और उससे डिवाइड कर दो। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ए एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इट इज ए बाई एक्स, और बी को डिवाइड करोगे तो इट इज बी बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इट विल बी पी प्लस क्यू बाई एक्स प्लस आर बाई एक्स स्क्वायर। तो जब वैल्यूज डालोगे तो इट विल बी व्हाट, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो इट इज 0 प्लस 0 अपॉन p प्लस 0 प्लस 0, सो इट इज 0 बाई p। तो 0 बाई p सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर न्यूमरेटर का डिग्री हायर होगा और डिनोमिनेटर का लेसर होगा तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी। बट मेथड हमेशा यही करना है कि जो भी हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और फिर ये वाली कंडीशन यूज कर लेनी है, जिससे हम जितने भी जीरो बना पाएंगे जीरो बना करके इसको सॉल्व करेंगे। बट डिग्री रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अभी देखो और बताओ अगर कोई डाउट हो तो। नहीं सर। और सर आपने अभी जस्ट पहले क्या बोला इसके? मैंने ये बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उससे डिवाइड करना है, और डिग्री रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि किसका डिग्री, मतलब कभी कभी रूट में भी आ जाते हैं टर्म्स। हाँ सर। ठीक है ना, तो डिग्री रिकॉग्नाइज करना थोड़ा जरूरी है। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है ना? तो मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, इसको नोट कर लो पहले, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। ये नोट कर लिया है क्या, या भी करना है? नहीं सर ये कर कर लो कर लो। देखो एक दो एग्जांपल्स और भी बता देता हूं मैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू टैन ऑफ 1/x, ये कैसे करेंगे? तो कभी कभी केसेस में तुम क्या कर सकते हो, तुम सब्सटीट्यूशन भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x को 1/t सब्सटीट्यूट कर दिया, तो होगा क्या कि अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि t को तुम 1/x लिख सकते हो। तो इफ x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी सो t इज टेंडिंग टू जीरो। तो जब यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, x की जगह पर 1/t रखोगे तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा होगा, tan t अपॉन t जैसा एक्सप्रेशन दिखने लगेगा। और ये तुम्हें पता है कि लिमिट t टेंडिंग टू जीरो tan t अपॉन t क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1। 1। सो ऐसा भी हो हाँ सर। सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ गया। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि इन सम केसेस अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, कोई फंक्शन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो तुम ऐसे केस में श्योरली x को माइनस टी सब्सटीट्यूट कर दो। क्योंकि होगा क्या, जब लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी बन जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पर माइनस टी सब्सटीट्यूट करोगे और फिर सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, कभी कभी मैंने तुम्हें बताया था कि एक केस ऐसा होता है कि जहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी सपोज एफ एक्स माइनस जी एक्स दिया होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन में होगा कोई फंक्शन, और यहाँ पे जो तुम्हारा जो फॉर्म बन रहा होगा दैट फॉर्म इज समथिंग लाइक इंफिनिटी 1 माइनस इंफिनिटी 2 टाइप का। अगर दोनों सेम ही फंक्शन हो जाते तब तो हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते थे, या कांस्टेंट से डिफर कर रहा होगा तो एक अलग बात है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वो 2x आने लगेगा, तो दैट विल बी 2 इंटू इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस है। लेकिन अगर यहीं पे मैं स्क्वायर रूट वगैरह लगाने लगूं और कुछ लगाने लगूं, मतलब ऐसा फॉर्म बना दूं, ये तो बिल्कुल सिंपल केस था। तो इस सिंपल केस को हम लोग वैसा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम ऐसे केसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कैसे केसेस को कंसीडर कर रहे हैं जिनको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब भी अगर इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी 2 जैसा आ जाए, तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू रैशनल फॉर्म, मतलब fx अपॉन gx या px अपॉन qx वाला फॉर्म बना देना। ठीक है, ऐसा कन्वर्ट कर लेना। ये कौन से केस हो गए, ये वो वाले केसेस हैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट हैं, बिल्कुल इजीएस्ट केस है। तो इसमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये इजीएस्ट केस था, इसमें हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ अच्छे केसेस होंगे जिसमें हमें वो सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी, जिनको तुम यूज करोगे उसमें अभी। और ये है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। सो इनको नोट कर लो, 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करो जरा। आई एम गिविंग हाँ यू सर। 20 मिनट्स। हाँ प्रथमेश, हुआ सॉल्व? नहीं सर, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाले नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला हो गया सॉल्व, इसमें आंसर क्या आया? सर इसमें आंसर रूट्स में आया, √3 + √2/4। हाँ ठीक है, मतलब ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ √2 और नीचे 4 बच रहा होगा। ठीक है, 30th क्वेश्चन हाँ में सर। क्या है? 30th में सर 0। 30th में 0 आएगा, करेक्ट। क्यों 0 आएगा वो बताओ मुझे। और सर वो नहीं पता, मतलब आंसर मुझे लगा कि सीधा 0 ही आता है, मतलब उसका आइडेंटिटी है वही। नहीं 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 नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो तूने आंसर देख लिया इसका मतलब ये है। नहीं सर, मतलब मुझे लगा था कि उसका स्ट्रेट आंसर 0 ही होगा, नहीं, इसलिए। साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर तो 1 होता है वैसे अगर देखा जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में। स्ट्रेट आंसर 0 नहीं आता है, इसका आंसर 0 इसलिए आता है क्योंकि ओके सर। अगर तुम साइन ऑफ इन्फिनिटी दोगे तो ये एक फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि साइन कैसा होता है, एक साइन का ग्राफ तुमने देखा है, इस तरीके का ग्राफ रहता है हमेशा। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to +1। सो हम बोलेंगे कि x का कितना भी वैल्यू डालते रहो, साइन x का वैल्यू जो होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा, विच इज लाइंग बिटवीन -1 to +1। और फाइनाइट नंबर न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी डालोगे तो इसकी वजह से इसका वैल्यू 0 आएगा। कभी कभी इसी सेम क्वेश्चन को ऐसा भी लिख देते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x। ये दोनों वैल्यूज दोनों ही सेम है, इसका भी आंसर 0 आता है। और वो उसका रीजन ये है हाँ कि सर। हाँ। फाइनाइट नंबर है और नीचे एक इन्फिनिटी है, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे बताओ क्या है 31st में और क्या? सर इसमें 1/2। इसमें 1/2, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ करेंगे सर वही। और फिर उसके बाद x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 32 नंबर में तुम में नहीं आया है, तो उसका रीजन ये है कि तुमने वहां पे x का वैल्यू -t सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी था। तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, x की जगह पर -t रखोगे तो इट इज t² + t+1 -t। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करो जैसे 31 को किया था, तो ये आ जाएगा t² + t+1 + t होल डिवाइडेड बाय t² + t+1 + t। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर a माइनस b a प्लस b करोगे तो आ जाएगा a² - b² एंड होल डिवाइडेड बाय √t² + t+1 + t
यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल करोगे, अब पूरे में टी से डिवाइड करो तो ये आएगा 1 + 1/t। डिनोमिनेटर में भी टी से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 1 + 1 सेकंड होगा 1 + 1/t 1/t। + 1/t² और यहाँ पे 1। तो जब वैल्यूज डालोगे तो इट इज 1/1 + 1, तो 2 आ जाएगा, 1/2 आएगा इसका वैल्यू। ये क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, इसके बाद तुम 33 में देखो, 33 जैसे क्वेश्चन होंगे ना, वहां पे ट्राई ये करो कि डोमिनेटिंग टर्म से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय डोमिनेट। हालांकि यहाँ पे डिवाइड करने की उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब अगर कभी एक्सपोनेंशियल टर्म भी आने लगे तो डिवाइड बाय डोमिनेटिंग टर्म करना होता है हमें यहाँ पे। तो 33 में क्या आने वाला है, 33 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, एक्स फैक्टोरियल यहाँ रखा, x + 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x + 1 × x फैक्टोरियल - x फैक्टोरियल। तो पूरे में से ये x फैक्टोरियल तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/x + 1 - 1। So it is what? Limit extending to infinity 1/x, which is 0. आया समझ में? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अच्छा सर वो नोट करना है मुझे। अच्छा, एक सेकंड नोट कर लो आराम से। नोट करो, मैं भेजता हूँ और क्वेश्चंस भेजता हूँ। ठीक है, इतना ही करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में लास्ट में सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। अभी ना कुछ आगे के स्टैंडर्ड्स बताता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आगे के फॉर्म्स में बहुत यूज होने वाले हैं, आगे जितने भी फॉर्म आएंगे तो उनको मैं पहले करवा देता हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये स्टैंडर्ड अभी बहुत यूज होता है कि ln x/x है या x/e⁻x है। तो ये पूरा पूरा ग्राफिकल स्टैंडर्ड है यार एक्चुअली। इसको मुझे ना इस पेज पे, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख देता हूँ, उसको 2 बार लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा ग्राफ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें क्या हम ग्राफ को यूज करते हैं थोड़ा सा, log x का ग्राफ, x का ग्राफ और e⁻x का ग्राफ। ये ग्राफ मैंने शुरू में भी बताए थे वैसे ये ग्राफ, बट अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये ग्राफ कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो इसको देखना थोड़ा, इस ग्राफ को ध्यान से। देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक y, पहले वाले में मैंने बनाया है y = x का ग्राफ। ये है हमारा y = x का ग्राफ, ये जो लाइन है दिस इज y = x। और ये बनाया मैंने y = दूसरा वाला y = log x। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये दोनों ग्राफ भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे होते हैं। ऐसा दिखाऊंगा कि मैं when x is tending to infinity, this function is tending to infinity 1 and this function is tending to infinity 2। और इनके इंफिनिटीज में भी एक बहुत बड़े इंफिनिटी का डिफरेंस आता है। मतलब ये इंफिनिटी लॉग की है, ये इंफिनिटी एक्स की है या पॉलिनोमियल की है, बट इनकी इंफिनिटी के बीच में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब मैथमेटिकली हम क्या मान के चलते हैं कि पॉलिनोमियल का जो इंफिनिटी है वो लॉग के इंफिनिटी से काफी ज्यादा बड़ा होता है। इतना ज्यादा बड़ा होता है कि लॉग के इंफिनिटी को हम एक्स के इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं और उसका वैल्यू हम 0 मानते हैं, ओवरऑल वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे y = x का ग्राफ देखें और y = e⁻x का ग्राफ देखें तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है
कि जैसे जैसे तुम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे ये फंक्शंस भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब इसका इन्फिनिटी 1 और इसका इन्फिनिटी 2 ले लिया मैंने, तो इन दोनों के बीच में भी कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इन्फिनिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि पॉलिनोमियल का जो इन्फिनिटी होता है वो एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी से काफी छोटा होता है। सबसे बड़ा इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल का आ गया। तो अगर तुम x अपॉन ई पावर x करोगे तो इसके इन्फिनिटी को हम इसके इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल वैल्यू 0। और भले ही यहाँ पे x पावर n भी हो तो भी एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी बहुत बड़ा माना जाता है, तो उसका ओवरऑल वैल्यू 0 रहता है। तो अगर हम लास्ट में log x को एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करें या log x की पावर n करके x से करें, मतलब जैसे ये log x की पावर n था, तो log x की पावर n भी कर दोगे तो भी वो x से छोटा रहने वाला है, या x e पावर x से छोटा रहने वाला है। तो यहाँ पे x पावर n भी कर लेंगे तो भी e पावर x से छोटा होने वाला है। और अगर हमने log x और e पावर x को कंपेयर किया तो log x तो बहुत ही छोटा रहने वाला है। ऐसा कर लोगे तो log x अपॉन e पावर x करोगे तो ये वैल्यू काफी छोटा रहने वाला है और ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा। तो ये कुछ कुछ केसेस होते हैं जो ग्राफिकल केसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको समझने में कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ लो। नो सर। ठीक है, तो अब हम आगे चलने वाले हैं यार। आगे क्या है, 1 पावर इंफिनिटी वाले हैं। 1 पावर इंफिनिटी वाले जो क्वेश्चन है, या मतलब वो जो लास्ट वाले तो 2-3 नहीं थे, वही देखने वाले हैं अब हम। एक सेकंड रुकना, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, ये वाले जो टाइप्स थे उनको देख लेते हैं। तो जितने भी टाइप्स होंगे उन सबको हम 0/0 के फॉर्म में कैसे ना कैसे करके कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू y लिख दिया उसने गलती से, एक्सटेंडिंग टू 1 एंड y टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है ना 1 पावर इंफिनिटी के फॉर्म का, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों साइड पे log लेना है। log लोगे तो ये y log x जैसा बन जाएगा, फिर 1 अपॉन y के फॉर्म में लोगे तो ये 0/0 जैसा केस बनेगा, और इसको हम फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब बेस भी टेंडिंग टू 0 और पावर भी टेंडिंग टू 0, तो 0 टेंडिंग टू 0 वाला फॉर्म बनेगा। इस केस में भी log लेना है और log लेकर के फिर हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इन्फिनिटी पावर 0 भी बन रहा होगा तो भी log लोगे, मतलब तीनों ही केस में तुम log लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जब भी इस तरीके के केसेस बन रहे हो। लेकिन 1 पावर, ये समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला अभी? हाँ सर। हाँ, मतलब 1 पावर इंफिनिटी बने, 0 पावर 0 बने, इंफिनिटी पावर 0 बने, तीनों ही केसेस में हम log लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमेशा। क्योंकि log, जैसे ये वाला केस देखो, 0 पावर 0 बन रहा है, log x आ जाएगा। तो log 0 जो होता है वो हमेशा माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है। और जब ये 1/y लेकर के आओगे, y अपॉन 1/ln x लेकर के आओगे, तो अगर 1/y कर लेते हो तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, और log x वाले टर्म को नीचे ले जाओगे तो ये 0/0 बन जाएगा। मतलब दो में से किसी एक फॉर्म में हम इसको आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो तीनों केसेस हैं, 1 पावर इंफिनिटी वाला और 0 पावर 0 वाला और इंफिनिटी पावर 0 वाला, इन तीनों को log लेकर के सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें से मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा 1 पावर इंफिनिटी वाला, कि हम 1 पावर इंफिनिटी वाले केस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 पावर इंफिनिटी को मैं सेपरेटली दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये अगर केस बना हुआ है अपने पास, तो मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx पावर gx, ऐसा लिखा हुआ है, और ये 1 पावर इंफिनिटी का केस है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a बेस -1 इंटू पावर fx -1 इंटू gx, ऐसा कर देते हैं। और इसको प्रूव करना भी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आराम से प्रूव भी किया जा सकता है इसको। अगर तुम इसको प्रूव करने जाओगे, फॉर्मूला में तो तुम डायरेक्टली यूज कर ही लोगे, प्रूफ करने जाओगे तो कैसे प्रूफ करोगे?
तो मैंने बताया कि इसको y ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, यहाँ पे रखा हुआ है fx, पावर में क्या है gx। अब तुम दोनों साइड पे log लोगे तो इट इज log y, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, log ऑफ fx पावर gx, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इंटू log ऑफ fx, ये आ गया। अब हमें log वाले कंसेप्ट तो पता थे, fx जो है हमें क्लियरली दिख रहा है टेंडिंग टू 1 क्योंकि बेस टेंडिंग टू 1 था। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, log ऑफ fx को देखना कैसे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा log ऑफ 1 प्लस fx माइनस 1, मैं log वाला फॉर्मूला यूज करने वाला था। fx अगर टेंडिंग टू 1 है तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ fx माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई, सो दैट एक्सप्रेशन बैलेंस रहे, और gx को अलग रखा। तो अब तुम ध्यान से देखो ये क्या दिख रहा है, log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी जैसा दिख रहा है, वेयर t इज टेंडिंग टू 0। तो log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी पे अगर तुम लिमिट लगाओगे तो ये वाली पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी, और यहाँ पे क्या आने लगेगा, यहाँ पे आने लगेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। ये किसकी वैल्यू आई, ये log y की वैल्यू आई। अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। सो ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, यहां से हम ये फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। देखो किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो यार मुझे भी। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है ना, हाँ सर। तो इसको नोट करो जल्दी से।